दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? बताइए, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? तो ये जो संख्या है दोस्तों, ये है अनंत। यानी 5 और 7 के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की हम बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटा q के रूप में हम बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं ना, जिसमें q जो है ना इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 बस नहीं होना चाहिए। फिर आप जितनी भी संख्या लिख लो, जैसे आप 5 + 7 बटे 2 करोगे, है ना, इसके बीच में आ ही जाएगा। फिर उसके बाद और करते जाओ, यानी जो भी अंक आएगा उसमें 5 प्लस जो अंक आएगा, जो नंबर आएगा उसमें फिर बटा 2 करो। फिर जो नंबर आएगा उसमें n प्लस, अगर m आया तो m प्लस n प्लस m बटे 2। ऐसे ऐसे करते करते हम कितनी संख्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटिव, अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं दोस्तों। बस हमारा जो मान है ना वो p बटा q आना चाहिए, बस यही जो है होना चाहिए। तो ये है अनंत। समझ आया ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 और 1/2 के मध्य, ये दोनों भिन्न है, दोनों परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्या के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करना है? अब भी जस्ट मैंने बताया कि दो संख्या अगर दिया है, मान के चलो कि m दिया है और n दिया है, तो बहुत ईजी है, दोनों को ऐड करो और 2 से फिर इसको डिवाइड कर दो, बस यही करना है। तो चलिए यही वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/4 प्लस 1/2। ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है? और बटा में 2 करना है, ये तो ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ये दोनों इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 प्लस 1/2 है यहाँ पे, है ना। इसको भी छोड़ दो, ये वाला है। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है कि हम ना ये ऊपर वाला को बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे को क्या बोलते हैं? हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हर है ना उसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोल सकते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है। और जो आंसर जो आता है उसे हम लिखते हैं पहले। तो 4 और 2 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 2 निकालेंगे। फिर इसका रूल कहता है कि सबसे छोटा नंबर लेना है, जैसे 2। तो 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। 1 के आते तक ना पूरा हमें इसे लेते रहना है अलग अलग। यहाँ पे फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ऐसे 2 एकम 2 और ये 1 है तो 1। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो कितना आया? 4। तो एलसीएम जो आया वो कितना आया? यहाँ पे 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 4 आया। अब ये जो 4 आया है ना उसका इस वाले से, ये जो है ना इस वाले से भाग देंगे, यानी हर से भाग देना है, और जो आंसर आएगा ना ऊपर में उसका गुणा करना है। तो 4 का भाग हम इससे करेंगे, इस एलसीएम से, तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा। तो 1 एकम 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस करोगे, और यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है ना, अब इसके हर में क्या है? 2। अब इस 4 को, ये जो एलसीएम आया ना, इसको 2 से फिर से भाग दो। तो 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4। अब 2 से आ रहा है तो 2 का ऊपर में गुणा, तो हो जाएगा 2 एकम 2। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ना जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम पहले निकालना है, चाहे कितनी भी संख्या रहे, एलसीएम पहले निकालना है। ठीक है, लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त पहले निकालना है, और जो लघुत्तम समापवर्त है एलसीएम आया उसको हर से, है ना, हर से क्या करना है? भाग देना है, और जो उत्तर आएगा ना उसको ऊपर में गुणा करना है। वैसे ही सेकेंड थर्ड जितने भी नंबर आएगा हर से भाग देना, और जो उत्तर आएगा ऊपर में उसका गुणा करना रहता है। तो कितना है इसका मान? 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये जो नंबर आया है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3/4।
4, और ये एक बटा है, ये बड़ा वाला दिख रहा है ना आपको बटा, ये वाला, ये बड़ा बटा है, उसके बटा में है 2, और 2 के बटा में अगर कुछ नहीं है तो मान के चलो कि इसके बटा में 1 तो होगा भाई। यानी कोई भी हम नंबर लिखते हैं जैसे 4, 5, 6, है ना, वो कुछ नहीं होता तो उसके बटा में 1 माना जाता है, मान के चला जाता है। अगर 10 मैंने लिखा तो उसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, उसको लिखने की नीड नहीं रहती। तो ये जो बड़ा वाला बटा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक मान के चलो ये कि क्या है, ये भाग है, भाग है ना, बटा मतलब भाग होता है। अब इसको हम जब गुणा के रूप में चेंज करते हैं, मान के चलो कि ये 3/4 है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बराबर करके, चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो आया, ये मैंने बताया कि 3/4 और उसके बटे में है 2/1। 2/1 का मतलब ये जो बटा है इसको हम मान सकते हैं कि ये भाग है ना। तो ये जो भाग है तो हम जब इसे गुणा के रूप में चेंज करते हैं, ये 3/4 है और ये जो भाग है उसको गुणा के रूप में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको, ठीक है, इस भाग को, तो ये जो नंबर है ना वो उलट जाता है, यानी 2/1 है ना वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 3 का गुणा 1 से 3 और 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8, तो कितना आया 3/8, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एकदम इजी वे में। चलिए जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये आपसे कुछ ही सेकंड में, 20 सेकंड में ऐसे ही बन जाएगा, 10, 20, 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एकदम एकदम जीरो से समझा रहा हूँ। चलिए थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सअभाज्य है, बताइए निम्नलिखित में से किस युग्म की जो संख्याएं हैं वह सअभाज्य है, बताइए। सअभाज्य, अभाज्य मतलब समझ रहे हैं ना, प्राइम नंबर, ठीक है, और जो भाज्य होता है कंपोजिट होता है। तो सअभाज्य कौन सा है, तो सअभाज्य की हम बात करें तो ये है आपका ऑप्शन ए। सहभाज्य होता क्या है, तो सहभाज्य के लिए हमें निकालना होता है HCF, क्या निकालना होता है HCF। HCF समझ रहे हो ना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब म सा मतलब महत्तम समापवर्तक, है ना। जैसे पहले अभी हमने देखा वो उसमें लघुत्तम समापवर्त देखे थे, लघुत्तम समापवर्त LCM। ये जो लघुत्तम समापवर्त है ना वो सबसे छोटा उभयनिष्ठ जो है वो मल्टीपल होता है, ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल होता है, और ये जो होता है ना वो सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा गुणक, जिस गुणनखंड बोल सकते हैं, गुणनखंड फैक्टर। तो इसमें सहभाज्य की जब हम बात करते हैं ना तो हाँ, सहभाज्य का मतलब होता है कि इनका जो है महत्तम समापवर्त है HCF जिसको बोलते हो, वो 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं सहअभाज्य, मतलब वो सिर्फ 1 से ही विभाज्य होगा। जैसे कि आप 28 और 81 को जैसे इसका महत्तम समापवर्त निकालोगे तो महत्तम LCM अलग है और HCF अलग होता है। इसमें क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें ना वो दोनों के दोनों डिवाइड हो, जैसे कि इसमें आप 2 लोगे ना तो ये डिवाइड होगा, ये वाला, ये डिवाइड नहीं होगा, 3 लोगे तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, 4 लोगे तो 4 7 28 ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे दिक्कत हो रही है, यानी इसका जो मास आएगा ना वो एक ही आएगा, ठीक है, एक ही बार में जाएगा, बाकी से नहीं जाएगा, इसलिए सहभाज्य है। एग्जाम्पल के जैसे बी वाला देखें, बी का जैसे मैं महत्तम समाप वर्तक निकालूं तो देखिए मैं महत्तम समापवर्तक निकाल रहा हूं, ये देखिए 2 से तो नहीं जाएगा। इसमें क्या होता है, लस हमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक जाना चाहिए, उसी अंक को हम लेते हैं, जैसे 2 लिए मतलब कोई ना कोई जाना चाहिए, ऐसा रूल रहता है। और महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि इसमें ना ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। जैसे मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ ना तो सिर्फ 12 को डिवाइड करेगा, 27 को डिवाइड नहीं करेगा, तो मैं 2 को नहीं लूंगा, 2 नहीं लेना है। अब क्या लेता हूँ, जैसे मैं 3 लेके देखता हूँ, 3, तो 3 जो है ना वो दोनों को डिवाइड करेगा, 3 चौके 12 और 3 निया 27।
अब इसके बाद आगे किसी को डिवाइड, कोई नंबर है जो डिवाइड करेगा दोनों को? नहीं करेगा, तो इसका जो म सा होगा वो होगा 3 ही होगा। आ रहा है ना समझ में? ल सा में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं पूरा एक के आते तक, एक एक के आते तक कोई नंबर है, कोई ना कोई डिवाइड होना चाहिए, ऐसा रहता है। और HCF में क्या होता है, महत्तम समापवर्त में, वो दोनों तीनों जितने भी संख्या है ना सबको डिवाइड करना चाहिए, वो होता है। ये अंतर होता है दोस्तों HCF और LCM में, ल सा और म सा में, है ना, समझ आया? तो जो सभाज्य होता है वो ऐसा होता है कि उसका म सा यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है वो एक ही होता है, वो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता। तो ये ए ऑप्शन वाला सही है। इसका भी देखोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, है ना, 3 से नहीं होगा तो और बाकी चीज़ों से हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? बताइए। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 5 से बड़ी कितनी अभाज्य संख्या है। तो 5 से बड़ी हम आगे देखें तो 7 है ना, उसके बाद है 11 है, फिर कितना है 13 है, फिर उसके बाद 17 है। अब इन संख्याओं के योग, इन संख्या को हम जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, चलो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 10 1 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18, 18 का एक हासिल है 1, फिर 1 1 2 3 4 कितना आया 48। ठीक है, अब इसके योग का 1/3, 1/3 का मतलब इसको 3 से हम गुणा भाग दे देंगे, तो 3 एकम 3 है ना, और एक बचा 3 छक्के 18 कितना आया 16। ये 16 किसके वर्ग के बराबर है? तो 4 के वर्ग के बराबर है ना, 4 का वर्ग 4 चौक 16, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आया ना समझ में? बहुत ईजी है, आपको क्वेश्चन को समझना है। 5 से बड़ी 18 से छोटी एक मतलब सभी अभाज्य संख्या देखना है, उसका योग करना है, उसका फिर 1/3 करना है, और वो जो 1/3 आया वो किसके वर्ग के बराबर है इसी को बताना है। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिलें मौजूद है ना, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन को बस समझना है। प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है बोल रहे हैं, पैकेट है। अब ये बोला जा रहा है कि 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल है। 12 पैकेट में कितने पेंसिल है 96, यानी एक पैकेट में कितने पेंसिल होंगे? तो 96/12 कर देते हैं, तो 96/12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, यानी कि एक जो पैकेट है ना, एक पैकेट है उसमें कितने पेंसिल हो रहे हैं 8 है ना, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट होने चाहिए? अब पेंसिल की संख्या कितनी है हमारे पास 304 है ना, एक पैकेट में कितने आ रहे हैं 8, तो 8 जो पेंसिल है, मान के चलिए कि 8 पेंसिल है वो एक पैकेट में आ रहे हैं, तो 304 जो पेंसिल है वो कितने पैकेट में आएंगे? तो 8 से इसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 8 64, तो आ जाएगा 38, यानी कि 38 पैकेट खरीदने पड़ेंगे ताकि जो है 304 पेंसिल आ जाए। आप गुणा भी करके देख सकते हैं, 38 गुणा कर दीजिए आप कितना 8, क्योंकि एक पैकेट में कितने पेंसिल आते हैं 8 पेंसिल, एक पैकेट में 8 पेंसिल, तो 38 पैकेट में कितने पेंसिल आएंगे 38 गुणा 8 कर दो, तो आ जाएगा आपका 304। तो इस तरह से 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर हमें जो है 38 पैकेट की आवश्यकता होगी, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की जो संख्या है, रो की जो संख्या है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो ना बगीचा बना रहा है, बगीचा है, जैसे कि ये मैं यहाँ पे बगीचा बना रहा हूँ, ठीक है, ये बगीचा है। अब इस बगीचे में बोला जा रहा है कि इस बगीचे में कितने आम के पेड़ है
21,025, ये 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगा रहे हैं कि जो रो की जो संख्या है, यानी पंक्तियों की ये जितनी भी संख्या है, जितनी भी पंक्तियां वो लगा डालेगा, ऐसा है ना, बहुत सारे, ये जो पंक्तियों की जो संख्या रहेगी ना, वो प्रत्येक पंक्ति में कितने सारे पेड़ है, ये जैसे कि ये पेड़ है, मैंने दिखा पेड़ लिख रहा हूं, ये जो पेड़ है ना, जितने भी एक पंक्ति में जितने भी पेड़ आ रहे हैं, जैसे 125 पेड़ आ रहे हैं, 130 पेड़ आ रहे हैं, इतने ही पंक्ति है, मतलब मान के चलो ये 125 है ना, तो ये भी, ये जो पंक्तियों की जो संख्या है ना, ये वाला, ये भी 125 होगा, ऐसे टाइप से, ठीक है, आ रहा समझ में, ये ऐसा। तो मान के हम चलते हैं, क्या है, हम मैथ्स में क्या करते हैं, गणित में हम मान के चलते हैं, माना, ठीक है, जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्ति की संख्या वो क्या है, x है, और पेड़ों की जो संख्या है वो भी x है होगा, क्योंकि पंक्ति में जो संख्या है और पेड़ों की संख्या वो बराबर है, तो टोटल हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पंक्ति की संख्या ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात करना है, तो समझ आ रहा है ना कैसे करना है, मतलब पंक्ति की संख्या और पेड़ों की, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या दोनों क्या है, x है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको मैं बोलूं कि एक लाइन में ना, एक लाइन में मान के चलो 4 लोग खड़े हैं, और ऐसे ही 4 लाइन है, 1 2 3 4 करके, तो टोटल कितने बच्चे हुए, ऐसा अगर मैं बोलूंगा तो क्या करोगे आप, देखिए एक पंक्ति में 4 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4, और ऐसी कितने लाइनें हैं, 1 2 3 और 4, 4 लाइनें हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए, तो बोलोगे ना 4 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, मतलब ये 16। तो हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को निकालना है कि एक पंक्ति में मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, मतलब इस 4 की वैल्यू निकालना है, मतलब x की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये मतलब मान के चलो कि जो टोटल है आम के पेड़ वो कितना है, 21,025। तो 21,025 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 21,025 का चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। चलिए वर्गमूल निकालने का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं वो कुछ इस तरह से निकालते हैं। जैसे 21, आप चाहे तो टेस्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 135 गुणा 135, 125 गुणा 125, ऐसा भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जिसमें 21,025, इसमें हमें क्या करना होता है, दो दो का जोड़ा बनाना रहता है, ठीक है। ये एक जोड़ा बन गया, इकाई साइड से बनाना है, और ये एक जोड़ा बन गया, ये वाला जो अकेला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जोड़ा बना दिए, अब कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो दो को मतलब वो करे, सेटिस्फाई करे, यानी कि यहाँ पे मैं 1 लूंगा ना, तो यहाँ पे भी 1 लूंगा, यहाँ पे भी 1 लूंगा। यहाँ पे अगर मैं 2 ले रहा हूँ ना, तो 2 2 2 ऐसा लेना रहता है, तो 2 लूंगा ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। भाग में हम देखते हैं ना कि नंबर है, 2 2 का जोड़ा बनाए मतलब 2 2 को एक साथ लेते हैं। ये अकेला है तो इसको पहले देखेंगे, तो अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी इस 2 से बड़ा हो जाएगा, इस 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भला हो जाए, भले हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया 1, 1 लिया, तो यहाँ पे भी मैं 1 लूंगा, और नीचे में भी 1 लूंगा, मतलब 3 जगह 1 लेना रहता है, मतलब कोई भी अंक ले रहे हैं ना उसको 3 जगह लेना रहता है। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और यहाँ पे हम जोड़ते हैं, ये रूल है। अब जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 में से गया 1, और ये जो जोड़ा हम बनाए हैं ना उसको एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाता है 110, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 1 1 2 हो गया। अब सेम चीज वैसे ही सेम करना है, यहाँ पे जो अंक लेना है वहां पे भी 1 लेना है, यहाँ पे भी 1 लेना है, लेकिन ऐसा अंक लेना है कि 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 5 लेता हूं तो यहाँ पे भी 5 लूंगा, तो 25 पंचे 125, 110 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या लेता हूँ, 4 लेके देखता हूँ, यहाँ पे भी 4 लूंगा, यहाँ पे भी 4, तो ये हो गया 4, और यहाँ पे भी 4 लेना है, 3 जगह लेना है, मैंने बताया ना, 4 4 और ये 4। तो अब गुणा करो, 4 चौके 16, 16 का 6, हाथ खिलाए 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। अब सेम वही काम करना है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे। चलिए घटाइए, ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 6 गया 4, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1। अब ये जो जोड़ा है ना, ये वाला जोड़ा 25 वाला, उसको एक साथ लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। अब फिर से ऐसा नंबर लेना है कि 3 जगह फिर लेना है। यहाँ पे हम 5 लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पे भी 5। अब ये 5 पंचे कितना हो गया, 25 का 5 हाथ के लिए 2, 5 अट्ठे 40, 40 2 42, 42 का 2 हाथ से लिए 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। तो ये कट हो गया। ठीक है, इस तरह से कितना है हमारा आंसर 145। यहाँ पे 5 को और लिखते जब आगे संख्या बचती तब, अब बच ही नहीं रही तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आया समझ में कैसे आया 145। टेस्ट मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 135 गुणा 135 ऐसा करके भी कर सकते हैं। तो हमारा x का जो मान है वो है 145 और x का स्क्वायर हम करेंगे तो 145 का स्क्वायर जो करेंगे वो आएगा आपका पेड़ों की कुल संख्या। तो ये पंक्ति की संख्या है या फिर हम बोल सकते हैं कि उस पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। आया ना समझ में? बहुत ईजी है। नहीं आएगा समझ में तो छत्तीसगढ़ी में समझाऊं, ठीक है? समझ नहीं आई ना तो छत्तीसगढ़ी में समझाऊं। चलो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो बनाना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग। अब हम फिर से वही माना, ठीक है, रायपुर में है माना कैंप, तो हम क्या करते हैं हमेशा मानते हैं, लेट, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लेट। माना, क्या माना कि वो संख्या x है। अब किसी संख्या का 1/3 भाग मतलब x का 1/3 भाग, ये हो गया x गुणा 1/3, उसके मतलब उसी के 1/5 भाग से 6 अधिक है। कौन अधिक है? ये वाला अधिक है, ये वाला अधिक है। तो हम किधर जोड़ेंगे? 6 को इधर जोड़ेंगे। आए समझ में? जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए कि मेरे पास है जो भी पैसा, मेरे पास जैसे मान के चलो 100 रुपया है, आपके पास मान के चलिए कि आपके पास कितना रुपया है, 80 रुपया है। तो मेरे पास आपसे 20 ज़्यादा है, तो मैं अगर दोनों को इक्वल करूंगा तो क्या करूंगा, आपके साइड में 20 जोड़ूंगा ना। मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 80 रुपया है, तो जब हम बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, तो मेरे पास, मैं बोलूंगा मेरे पास 20 रुपया अधिक है, तो बराबर जब हम करेंगे तो छोटा है जिसके पास कम है उसके पास जोड़ेंगे ना, या इसके पास घटाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ऐसी है। तो 1/3 भाग जो है ना उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। कौन अधिक है? 1/3 वाला। तो किधर जोड़ेंगे? इधर जोड़ेंगे। ठीक है, या चाहे तो इधर घटा सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 - 20 बराबर 80, या तो घटाओगे या फिर उधर जोड़ोगे। तो कम वाले के साइड में जोड़ना है, ज्यादा वाले के साइड में घटाना है। आ रहा है समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करना है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x/3 बराबर x/5 प्लस 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम मेथड का यूज करना। जब भी आप जोड़ते घटाते हो ना तो सेम मेथड, 5 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए x/3 को एज इट इज में रखा हूँ, 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा, और ये ऊपर में हम 5 से 5 को भाग देंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस 1 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 5, ऊपर में गुणा हो जाएगा। मतलब नीचे वाले से भाग देना है और ऊपर में जो एलसीएम आया ना उसको नीचे वाले से, हर से क्या करना है, भाग देना है। जो आंसर आएगा ऊपर में अंश में गुणा करना रहता है। तो 1 पंचे 5, मतलब ये 6 पंचे हो जाएगा 30। तो आया कितना, 30, x + 30/5। ठीक है, अब जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे। तो यहाँ पे x/3 है ना इक्वल x + 30/5 ये है। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो ये हो जाएगा कितना, 5x हो गया, बराबर 3 का गुणा करेंगे x + 30 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 3x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x प्लस 3 का गुणा 3 से, 3 3 9 और 0 का 0, 90। तो आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो 5x, 3x को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 5x - 3x बराबर 90 बचा। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कितना, 2x, 2x बचा बराबर 90।
तो x का मान क्या हो जाएगा 90/2। 90/2 मतलब 2 चौके 8 और कितना बचा 1 2 पंचे 10, कितना आया 45। क्या आ जाएगा उत्तर हमारा 45। तो ये है उत्तर। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, एकदम आपको सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद आपको नॉर्मल जोड़ देना है। आया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 40 दिया है। अब ये दो संख्या है वो दिया नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, माना। क्या करेंगे, माना करेंगे, लेट। ठीक है, क्या करेंगे, वो संख्या क्या है, x है और y है। तो दो संख्या का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 40 दिया है, और उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब हम क्या करेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया है 60, और उनके व्युत्क्रमों का योग याद करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब उल्टा। जैसे x है ना तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, y है ना तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। तो उसके व्युत्क्रमों का योग याद करना है। मतलब हम यहाँ पे करेंगे x 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x और y का एलसीएम क्या निकलेगा, x इंटू वाई ही निकलेगा। अब इसको जब हम भाग देंगे x को तो y आएगा, ऊपर में y का गुणा हो जाएगा, y एकम y। आ रहा समझ में। फॉर्मूला सेम है। कई लोग ऐसा बोलते हैं इसको तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा नहीं होता एक्चुअल में। जो एक्चुअल है ना वो ये है, रूल ये कहता है कि हम पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम को हर से भाग देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, और जो आता है उत्तर उसको अंश से गुणा करते हैं न्यूमरेटर से। तो y एकम y प्लस फिर ऐसे भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका y कट जाएगा, x बचेगा, ऊपर में x का गुणा हो जाएगा, तो x एकम x। ऐसा ये रूल है, ठीक है। कई लोग ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो कर लेना डायरेक्ट, मैं लेकिन आपको एकदम जड़ से समझा रहा हूं। अब इसको हम आगे जब लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं y प्लस एक्स या x प्लस वाई करो, एक ही तो मतलब है, चाहे 3 को 4 से जोड़ो चाहे 4 को 3 से जोड़ो, ठीक है, और ये बटा में एक्स वाई, और यहाँ पे आपका दिया है वैल्यू x प्लस वाई का मान कितना दिया है 40, और x इंटू वाई का मान कितना दिया है 60। अब इसको कटा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 0 भी कट गया, तो 2/3 कितना है उत्तर 2/3। 2/3 किसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो यही ना हमारा आंसर है, ठीक है, 2/3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा बताइए। तो पहली 4 प्राकृतिक संख्या लेना। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है ना। तो 1 का घन कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। 1 का घन कितना आएगा, 1 ही आएगा। और उसके बाद फिर 2 का घन करो, 2 का घन मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। फिर 3 का घन करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा। फिर 4 का घन करिए, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ऐसे। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 का शून्य हाथ से लाए 2, 2 2 4, 4 और 6 10, तो आगे कितना 100। तो ये आ जाए ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 4 प्राकृतिक संख्या, पहली बोला है ना, पहली शुरुआत की, और प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट करना। हाँ, अगर यहाँ पे प्राकृतिक की जगह पे पूर्ण संख्या बोल देते तो गड़बड़ हो जाता, पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता, तो 0 1 2 3 को लेना पड़ता, ठीक है। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दे, तो पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ करके, तो फंस जाओगे फिर। तो 0 को देखना, 0 काउंट ही नहीं होगा, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब करोगे, फिर वही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास बाद में करेंगे। चलिए, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। जब किसी संख्या के 30% में, है ना, जब किसी संख्या के 30% में
38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। मान के चलो कि वो जो संख्या है, फिर से हम मानेंगे, माना वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। इस संख्या के x के 30% में, मतलब x का 30% कितना हो गया, x का 30% है ना, 38 जोड़ा जाता है। x के 30% में, यानी 30% है, मतलब 30/100 में, है ना, उसमें क्या जोड़ा जाता है, 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 50, मतलब किसी संख्या के 30%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा में 100 लिखना होता है। किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये शून्य और शून्य को कटा सकते हैं, ठीक है, कटा दिए। अब ये क्या बचा, x और 3, मतलब 3x गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, बटा में कितना आया, 100, और उधर 50 है, 50 है, और ये जो 38 है ये प्लस में, उधर हम खदेड़ेंगे उसको बाहर, मतलब उधर ले जाएंगे, यानी 50 के साइड में इक्वल के बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे, चलिए इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 3x बटे 100 नहीं, सॉरी, ये 100, एक शून्य तो कट गया है ना, ये 10 हो जाएगा, 10 है ना, 3x बटे 10 है ना, इक्वल टू 50 में से 38 घटा दो, कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये जो 10 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बटा में 1 है। अब ये क्या होता है, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा समझ रहे हो, 10 को उधर ले जाओगे तो वो गुणा हो जाएगा। तो ये 3x का जो मान है ना, 3x का जो मान है वो 12 से 10 गुणा करोगे तो 120 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो 3 को, देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे प्लस है वो उधर जाएगा ना, वो माइनस हो जाएगा, यानी ये जो माइनस है ये इधर आएगा ना तो प्लस हो जाता है, बराबर के जस्ट अपोजिट। वैसे ही जैसे कोई भाग है वो उस साइड जाता है ना तो गुणा हो जाता है, और जो गुणा है ना वो उस साइड जाता है ना तो भाग हो जाता है। ये मान के चलिए, एकदम ये फिक्स रूल है, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, माइनस है प्लस हो जाता है, गुणा है वो भाग हो जाता है, भाग है वो गुणा हो जाता है। तो जो 3 है वो x के साथ गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा। तो 3 चौके 12 और ये शून्य, कितना आया, x का मान 40। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40। तो ये चिन्ह वाला समझ में आया ना। अगर वो अन्य नंबर के साथ, अन्य संख्या के साथ अगर वो प्लस में है ना, वो उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस है वो प्लस हो जाता है, मतलब इधर से उधर कूदेगा ना तो जस्ट वो उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। लेकिन अगर वो गुणा में है या भाग में है, तो भाग में है तो गुणा में हो जाता है, गुणा में है तो भाग में हो जाता है, भाग मतलब बटा में। आ रहा है समझ में, यही होता है चिन्ह का नियम। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं नंबर सिस्टम के, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने जितना हो सका एकदम आसान शब्दों में आपको ये चीज़ें समझाई है। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, एंड थैंक यू।